सो इसमें एक क्लॉक है जो कि 6 बजे, सुबह 6 बजे 6 AM पे सेट किया जाता है और ये हर 24 घंटे में 10 मिनट गेन कर लेता है। बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है गेन का मतलब क्या हुआ, तो जब भी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो आप हिंदी मीनिंग देख सकते हैं। तो मतलब गेन मतलब आगे बढ़ जाता है हर 24 घंटे पे, मतलब जो 24 घंटे बाद टाइम होना चाहिए था। लाइक अगर अभी 6 AM पे मैंने सेट किया तो नेक्स्ट डे इसको 24 घंटे बाद 6 AM दिखाना चाहिए था। ओके, बट नहीं, ये दिखाएगा 6:10 क्योंकि 10 मिनट इसने गेन कर लिया, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 11 AM ऑन द नेक्स्ट डे। तो अगर नेक्स्ट डे क्लॉक पे 11 बज रहा है, ठीक है, क्लॉक पे दिखा 11 रहा है, तो राइट टाइम क्या हुआ, मतलब सही समय क्या हुआ, वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि क्लॉक पे जो दिख रहा है वो सही समय तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ जा रहा है। तो राइट टाइम कुछ और है और सो कुछ और हो रहा है। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि राइट टाइम क्या है। तो करते हैं। तो इसमें सिंपल यूनिटरी मेथड लग जाएगा कि 24 आवर्स में, ठीक है, 10 मिनट गेन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि नेक्स्ट डे 11 बजे, 6 बजे हमने सेट किया, नेक्स्ट डे ये मान लेते मंडे था, ठीक है, ट्यूसडे को 11 बजे, तो इसमें कितने घंटे का डिफरेंस हुआ, 6 to 6 24 आवर्स हुआ, और प्लस 6 से 5 आवर्स जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, मतलब 29 आवर्स का डिफरेंस है। ओके, तो 24 घंटे में अगर 10 मिनट गेन हो रहा है तो 29 आवर्स में कितने मिनट का गेन होगा, तो एक घंटे में ये गेन होगा 10/24 मिनट। ठीक है, और 29 आवर्स में ये गेन हो जाएगा 10/24 इंटू 29, ये 29 है, 29 मिनट। ठीक है, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 290/24 आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 12 मिनट्स होता है। ठीक है, मतलब 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ रहा था, गेन कर रहा था, तो 29 घंटे में वो 12 मिनट के अराउंड वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर करेक्ट टाइम 1100 हो रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी, घड़ी पे टाइम 1100 हो रहा है, ठीक है, और वो 12 मिनट एक्स्ट्रा सो हो रहा है। ठीक है, मतलब जितना रियल टाइम होना था उससे 12 मिनट वो ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम लोग जो करेक्ट टाइम है उसको निकालने के लिए जो टाइम शो हो रहा है उसमें से 12 मिनट घटा देंगे। ठीक है, तो अगर 11 बजने में 11 में से 12 मिनट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10:48 AM, 12 मिनट घटा दिया, तो यही इसमें ऑप्शन है 48 मिनट पास्ट टेंस। हाँ यही है कि 10:48, बाकी तो 10:50 है, 10:54 है और 10 AM है, तो ये सारे तो है नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये क्लॉक का क्वेश्चन है, घड़ी का। तो जनरली घड़ी वाले क्वेश्चन में ये आता है कि टाइम दिया होता है और उस पूछता है कि उसके मिनट्स और हैंड्स के बीच में कितना एंगल है। तो बस एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये है थीटा, मतलब एंगल, जो एंगल हमें निकालना है इसका टू हाफ 60 H, एच मतलब आवर, कितने कौन से घंटे की बात हो रही है, मतलब 5 बज के समथिंग हो रहा है तो H5 हो जाएगा। M मतलब मिनट। ठीक है, अब इसमें ये जो सिंबल है ये मॉड होता है। मॉड मतलब चाहे इसका हम जब इसको सॉल्व करेंगे 60H माइनस 11M, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो मॉड का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू आए हमें एंड में पॉजिटिव ही लेना है। ओके, तो क्योंकि थीटा कभी निगेटिव हो नहीं सकता।
बट ये क्वेश्चन जो है ये उल्टा है, इसमें डायरेक्टली ये नहीं दिया हुआ है कि टाइम इतना दिया हुआ है इसके बीच का एंगल बताओ, इसमें उल्टा दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि मिनट और सेकेंड हैंड जो है, सॉरी, मिनट और आवर हैंड, मिनट और आवर हैंड जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब कितना, थीटा 0 डिग्री एक दूसरे के से ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम बताओ क्या होगा। तो बस थीटा इजकल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या था, थीटा इजकल टू हाफ 60h माइनस 11m, ठीक है। थीटा की जगह हमने 0 पुट किया, ये हाफ 60, और h मतलब किस घंटे की बात बोल रहा है, तो ये बोल रहा है बिटवीन 5 एंड 6, मतलब 5 बजे और 6 बजे के बीच में। तो h कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे के बाद की बात हो रही है, ठीक है, और 6 से पहले की हो रही है। माइनस 11m, और m हमें निकालना ही है कि कितने मिनट पे इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 60 इंटू 5 माइनस 11m इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11m इक्वल टू 300 आ जाएगा, m इक्वल टू 300 बाई 11 आएगा। बट इसमें इसको हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली तो डिवाइड हो नहीं रहा, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। 11 3 2 2 से 22 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स 22 आएगा, 80 मतलब 77 और ऊपर 3 रिमाइंडर बन जाएगा। तो इतने मिनट पे 27 3/11 मिनट पे जो है 5 बजे के बाद मिनट हैंड और आवर हैंड जो है एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा। और ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि 27 3/11 मिनट पास्ट 5 बजने के बाद इतने मिनट पे दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 83। ओके, सो इसमें बोल रहा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये बेसिकली, टाइम एंड वर्क। ओके, सो इसमें बोल रहा है कि अनिल एंड सुमन टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। अनिल और सुमन दोनों एक साथ एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। वाइल अनिल अलोन कैन डू दिस इन 20 डेज। अनिल जो है वो अकेले उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो अगर सुमन को अलोन करना है, अकेले करना है वो काम, तो वो कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें ये निकाल लेते हैं कि एक दिन में उनकी करने की कैपेसिटी कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे जितने भी दिन है उसका निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें है कि अनिल और सुमन ने 12 दिन में एक काम को कंप्लीट किया, ठीक है। तो एक दिन में कितना वो काम कर रहे हैं, दोनों मिलके 1/12 वर्क, दोनों मिलके एक दिन में 1/12 वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब 12 दिन होगा तो एक काम कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अनिल जो है 20 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में वो 1/20 काम करेगा। जितना भी काम था उसका 1/20 पार्ट वो एक दिन में करेगा, ऐसे उसका 20 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें पता है कि अनिल और सुमन एक दिन में 1/12 वर्क कर रहे हैं, अनिल अकेला 1/20 वर्क कर रहा है। तो हम इन दोनों को, इसको माइनस कर दे इसमें से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक दिन में सुमन कितने काम कर रहा है। लाइक अगर हमें निकालना है कि सुमन जो है तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो उसके लिए दोनों का कॉम्बिनेशन है कि दोनों 1/12 काम कर रहे थे एक दिन में, और उसमें से अनिल 1/20 काम कर रहा था। 1/12 काम में से 1/20 काम अनिल कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो अगर इसको माइनस कर दे तो जितना भी बचेगा वो सुमन कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 60 आएगा, ये यहाँ 5, ये -3, ये 2/60 यानी 1/30 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब सुमन ने एक दिन में 1/30
30 काम करा है, अनिल ने 1/20 काम करा था और इन दोनों को जोड़ के 1/12 काम हो रहा था एक दिन में, ठीक है। तो अगर सुमन एक दिन में एक बटा सॉरी 1/30 काम कर रहा है वो एक दिन में, ठीक है। तो एक काम कितने मतलब फुल काम जो है, पूरा काम जो है वो कितने दिन पड़ जाएगा, तो एक वर्क जो हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 डेज में। तो सुमन अकेले जो है उस काम को 30 दिन में कर देगा, तो इसका आंसर सी होगा। एक तो ये ऐसे हो गया कि आप एक एक दिन का निकाल के करना चाहे तो, या फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं लोग, वो ये होता है वर्क डन इक्वल टू टाइम इनटू रेट ऑफ वर्क। तो ये काइंड ऑफ फॉर्मूला भी सेम चीज़ ही है, ठीक है। बस हमने इसमें ये किया कि हमने एक दिन का निकाल के और नॉर्मली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बस उसमें ये होगा कि हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे तो आएगा सेम, सारा कुछ इक्वेशन सारा कुछ सेम ही आएगा। बट ऐसा लगेगा मतलब उसमें अगर आपको ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, तो उससे भी सेम चीज़ होगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ बोल रहा था कि अनिल एंड सुमन ने 12 दिन में एक काम किया, तो अनिल एंड सुमन का केस लिया तो वर्क डन 1 हुआ है, ठीक है, इक्वल टू टाइम कितना लिया उन्होंने 12 दिन, और यहाँ रेट ऑफ वर्क इसको R1 मान, रेट ऑफ वर्क उनका था R1 मान लेते हैं, तो यहाँ R1 आ जाएगा 1/12, ठीक है। वही आया, रेट ऑफ वर्क बेसिकली वही है कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। वैसे ही जब अनिल काम निकालेंगे तो उसने एक काम किया कितने दिन में किया 20 डेज में, तो इसका रेट निकाल मान लेते हैं 8/2 मान लेते हैं, या फिर नहीं इससे अच्छा रहेगा ये रेट है अनिल प्लस सुमन का, ठीक है, और ये रेट है अनिल का, तो ये हो जाएगा यहाँ से रेट अनिल का आ जाएगा 1/20, ठीक है। अब ये रेट था अनिल प्लस सुमन का, ये रेट आ जाएगा अनिल का, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/30, ये रेट हो जाएगा सुमन का। और जब वापस इसमें पुट कर देंगे रेट ऑफ वर्क, जैसे हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो रेट ऑफ सुमन आ जाएगा 1/30, ठीक है। तो वापस अगर इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दें तो वर्क करना है उसे एक काम पूरा करना है, टाइम हमें निकालना है सुमन के केस में, और उसका रेट ऑफ वर्क है 30, तो यहाँ से टाइम आ गया 30 डेज। तो ये हो गया मतलब फॉर्मूला को फॉलो करके, और ये था डायरेक्टली, मतलब इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है बट समझने का डिफरेंस है, मतलब आपको जिस तरीके से क्वेश्चन समझ आए, आप जिससे इजीली सॉल्व कर पाओ, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहले तो डायरेक्टली वेन डायग्राम से, ठीक है, और दूसरा हम लोग इसको फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। तो जिनको फॉर्मूला पता है वो फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बिना फॉर्मूला के भी तो हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, सो इसमें ये क्वेश्चन है कि एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं और 34 जो है उनमें से क्रिकेट खेलते हैं, 26 उसमें बैडमिंटन खेलते हैं, और हर एक स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ खेलता है, ठीक है। तो इसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि बोथ क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये है वो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं और ये वो बच्चे जो बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें फॉर्मूला से पहले सॉल्व करना है, ठीक है, तो अ, हाँ, तो अगर इसको हम लोग ए सर्किल माने और इसको बी माने तो हमें पता है ए यूनियन बी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूला को समझते हैं कि ए जो है यहाँ पे, ए जो क्रिकेट जितने भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनके नंबर्स को ए बोलेंगे, ठीक है। जितने भी नंबर बैडमिंटन खेल रहे हैं उनके नंबर्स को बी बोलेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी जो है मतलब ए और बी का कॉम्बिनेशन, मतलब ये टोटल एरिया जो हो जाएगा ये ए यूनियन बी होगा।
मतलब टोटल नंबर ऑफ बच्चे, क्योंकि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ खेल रहा है, ठीक है, तो जो टोटल बच्चे होंगे वो ए यूनियन बी होगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है, कि मतलब कोई बच्चा जो क्रिकेट भी खेल रहा है और बैडमिंटन भी खेल रहा है वो इस एरिया में आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हमें पता है टोटल 55 स्टूडेंट्स है, मतलब ए यूनियन बी कितना है 55। 34 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो ए हो गया 34। 26 बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बी हो गया 26। और हमें ये निकालना है कितने बच्चे दोनों दोनों खेलते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना ही है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 55 इक्वल टू 60 माइनस ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है। ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 60 माइनस 55 इक्वल टू 5। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये तो था फॉर्मूला के थ्रू। अब हम देखते हैं कि अगर बिना फॉर्मूला के करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बट ये इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, ये डायग्राम तो कॉन्सेप्चुअल है तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो अगर आप देखोगे तो 3 एरिया है। पहला एरिया ये है, ये एरिया है पहला, ठीक है। दूसरा एरिया ये है और तीसरा एरिया ये है, ठीक है। इसको मैं x बोल देता हूँ, इसमें जितने भी नंबर है, जितने भी बच्चे हैं, इसको मैं y बोल देता हूँ और इसको मैं z बोल देता हूँ, ठीक है। तो x, तो यहाँ पे अगर हमें इस नंबर को एक्सप्लेन करना हुआ तो x वो बच्चे हैं जो कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। z वो नंबर बच्चे हैं जो कि सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, और y वो बच्चे हैं जो कि क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? टोटल बच्चे कितने हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टोटल बच्चे हैं, और टोटल बच्चे दिया हुआ कितना है 55। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा बोला 30 क्रिकेट, तो 34 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई जो हो गया वो 34 हो गया। अब 26 बच्चे जो वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेलने वाले कितने बच्चे हैं, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड 26 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया और 3 अननोन है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, ठीक है। तो x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 34 प्लस 26 इक्वल टू 60 होगा, ठीक है। अब इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 55 है जो कि इसमें पुट कर देना है। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई, सेम है ये, x प्लस 2y प्लस जेड इसका टू 60 था, और यहाँ से इसका x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 55 पुट कर देंगे, y 60। तो यहाँ से y कितना आ गया, 60 माइनस 55 5। और y क्या था कि वो जो बच्चे क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, और वही हमें निकालना था। तो यहाँ से भी वही आया, यहाँ से भी वही आया। मतलब अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो आप फॉर्मूला से बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, भूल गए हो, कंफ्यूज हो, ठीक है, तो डायरेक्टली भी अगर आप वेन डायग्राम बना रहे हो तो उसके थ्रू इक्वेशन बना के वो सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, इसमें दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो प्रॉपर जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, ठीक है, उसको फॉलो करें, या फिर दूसरा ऑप्शन वाइज, ठीक है। ये मैंने पहले भी जब हमने 68 और 69 वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन के थ्रू ही बन जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखें कि हो सकता है कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हो, या हो सकता है सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, सिर्फ सही आंसर बचे। तो सबसे ईजी तो ऑप्शन वाइज होता है, क्योंकि उसमें आपको पूरा सॉल्व करना नहीं होता है। तो जैसे इसमें देखते हैं कि इसमें बोल रहा है कि दो नंबर है, मान लेते ए और बी, दो नंबर, टू नेचुरल नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट 2400 है। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा, और उनका सम ऑफ स्क्वायर है, तब उनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो है
5200। ठीक है, तो एक तो मेथड ये है कि हम दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा। बट एक बार ऑप्शन मिला लेते हैं, क्या सारे ऑप्शन इस दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो पहले ऑप्शन ए देखते हैं, 80 इंटू 30 2400। हाँ सही है, ये मल्टीप्लीकेशन का क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड में है कि 75 इंटू 32, ये पता नहीं 2400 होगा नहीं, मतलब मुझे एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट ये सेकेंड क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं कर रहा ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 आएगा एंड में, और 32 का स्क्वायर आएगा एंड में 4। अब जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो एंड में आएगा 9, और दोनों का स्क्वायर का सम के एंड में 0 है। ठीक है, तो ये आंसर, ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो सी ऑप्शन है 60 और 40। हाँ, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा, तो ये सही है। ये हो सकता है, सही नहीं है, हो सकता है। और ये भी हो सकता है, 112 इंटू 2 करेंगे 24 आएगा, 2400 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया से हमने, मतलब कुछ क्राइटेरिया से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। बाकी अब इस पे लगा के देखते हैं सारे ऑप्शन पर। ठीक है, तो जब 80 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 6400 होगा, जो कि ऑलरेडी 5200 से ज़्यादा है, तो ए भी नहीं होगा। ठीक है, बी हमने पहले ही हटा दिया था। सी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 60 का हो जाएगा 3600, और 40 का होगा 1600। तो जब इसको हम लोग करेंगे सम ऐड, तब आ जाता है ये 51। तो सी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, और डी, डी का नहीं होगा, क्योंकि जब आप 120 का स्क्वायर करेंगे तो 14400, जो ऑलरेडी इससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर आ गया सी। तो ये तो था कि जस्ट ऑप्शन देख के आप आंसर निकाल सकते हो। बट अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ना निकल रहा हो, तब तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना पूरा। तो वो भी मेथड मैं बता देता हूँ। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ए बी दिया हुआ 2400 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 5200। ठीक है, हमें पता होता है ए प्लस बी का, और हमें निकालना क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ए प्लस बी का वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो उसको ऐसे ही रख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है 5200, प्लस ए बी का वैल्यू पता है 2400, तो 2ab का वैल्यू हो जाएगा 4800। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे 5200 और 4800, तो ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू आएगा रूट अंडर 10,000, जिसका स्क्वायर रूट 100 होगा। ठीक है, 4 जीरो है तो वो 2 जीरो में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से भी ऑप्शन में वापस जाके देख सकते हैं कि a प्लस बी का जो वैल्यू है ना वो 100 होना चाहिए। किस ऑप्शन में a प्लस बी का वैल्यू 100 है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सिर्फ सी में है। ठीक है, तो हर एक स्टेज पे ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, उससे कुछ ना कुछ एलिमिनेशन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं, तो हमारे पास पहला इक्वेशन ये मान लेते हैं, दूसरा इक्वेशन ये मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से अगर हम b का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2400 बाई ए। ठीक है, और इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के जगह हम लोग 2400 बाई ए रख देंगे और इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2400 इक्वल टू 100 है। तीनों नंबर को एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। अब हमें पता है कि जो मिडिल टर्म होता है, ठीक है, उसको ऐसे ब्रेक करना होता है कि उन दोनों का वापस जो सम करने पे 100 ही आए और मल्टीप्लाई करने पे ये 24 ए स्क्वायर आए। ठीक है, तो 100 को ऐसा क्या ब्रेक करेंगे कि उसका सम 100 हो बट मल्टीप्लीकेशन 24 हो। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 60a माइनस 40a। ठीक है, अगर 60 40 को आप ऐड करोगे तो 100 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से a कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, और इन दोनों में लास्ट में 40 कॉमन आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों में a माइनस 60 कॉमन आ रहा है, और यहाँ a माइनस 40 बच गया, इस जीरो। दोनों
दो मल्टीप्लिकेशन के टर्म है, दोनों अगर जीरो से इक्वल है तो दोनों को इंडिविजुअली जब हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो एक से आ जाएगा ए का वैल्यू 60 और एक से आ जाएगा ए का वैल्यू 40, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सी था, जो कि हम लोग पहले ही ऑप्शन वाइज निकाल चुके थे। बट अगर प्रॉपर मेथड फॉलो करके निकालना है, मतलब ऑप्शन में कुछ मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं बन रहा तो हमें प्रॉपर मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ओके, सो इसमें हमें क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 4, 5, 6। मतलब 100 और 100 और 500 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 4, 5 और 6 तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये तो हम सॉल्व कर लेंगे, बट इसका बेसिक देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड करना है। तो जब भी कोई दो नंबर दिया हुआ रहे और फाइंड करना हो कि कौन सा नंबर उससे डिविजिबल हो, तो उसको उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मतलब कुछ नंबर्स का जो कॉमन मल्टीपल है और वो जो सबसे लोएस्ट है वही होता है एलसीएम, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है कि कौन सा नंबर जो है लोएस्ट नंबर जो है जो 4, 5, 6 तीनों से डिविजिबल है, सॉरी तीनों से मल्टीपल है, तीनों का, हाँ तीनों से डिविजिबल है, तो उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 2, 5, 3, इसके बाद ये नहीं कटेगा तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 10 इंटू 6 60। तो 4, 5, 6 का एलसीएम जो आ गया वो 60 आ गया, ठीक है। मतलब 60 जो है वही लोएस्ट नंबर है जो कि 4, 5 और 6 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट हमें निकालना है कि 100 और 500 के बीच में कितने नंबर होंगे। तो जब 60 मल्टी डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट नंबर्स होंगे वो 60 का मल्टीपल होगा, ठीक है। मतलब 60 में आप कुछ भी 60 इंटू 1 कर दो, 60 इंटू 2 कर दो, 60 इंटू 3 कर दो, 60 इंटू 4 कुछ भी करो, तो 60 तो डिविजिबल हो रहा है ना 4, 5, 6 से। आगे मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी रह क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो 60 का मल्टीपल होगा। तो अब बस हमें ये देखना है कि कितने 60 के मल्टीपल्स जो है वो 100 और 500 के बीच में आएंगे। तो 60 का अगर हमें टेबल लिखना हो तो 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480 और 540। यहाँ 500 क्रॉस कर दिया और यहाँ ये 100 से पहले था, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो है ये 4, 5, 6 से डिविजिबल है और 100 और 500 के बीच में है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ऑल्सो इसको, ये तो कम नंबर्स थे तो हमने काउंट कर लिया ऐसे, मतलब 100 और 500 के बीच में, मान लो दिया होता 100 से 1000 के बीच में, ठीक है, तो एक एक लिख के काउंट तो नहीं करते ना। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। एल जो होता है वो प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म होता है, ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है उसका डिफरेंस होता है कोई भी दो नंबर के बीच का, और एन होता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। मतलब एपी अगर नहीं पता है तो बताता हूँ। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। मतलब ये होता है कि एक सीरीज में नंबर है लाइक 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, ठीक है। ये सीरीज एक नंबर है, जो भी नंबर है उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम होगा सबके बीच में। आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस 2, 2, 2, 2 है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सीरीज आता है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब वहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है 60, 120, 180, 240 ऐसे करके हैं, और सबके बीच का डिफरेंस क्या है 60, ठीक है, क्योंकि सब 60 का मल्टीपल है तो 60 का डिफरेंस है।
और हमें लास्ट वर्ड पता है कि 480 है, ठीक है। तो एक मिनट, यप, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग। लास्ट वर्ड हमने यहाँ रख दिया 480, फर्स्ट वर्ड हम 120 रखेंगे क्योंकि हमें 100 के बाद का देखना है, ठीक है। 120 प्लस एन, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वही तो हमें निकालना है कि 120 से लेके 480 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। और डिफरेंस हमें पता है 60 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 टू एन माइनस 160, ये 60 इधर नीचे चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा, एन माइनस 1 इजकल टू 6, देयरफॉर एन इजकल टू 7 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से भी आ गया कि कितने टर्म्स 100 और 500 के बीच में होंगे, ठीक है। तो 7, और इसमें एक और डाउट हो सकता है कि ये 480 कैसे फाइंड करें। मतलब हमने अगर ये लिख लिया तब तो हमें पता है ना 480, बट अगर कुछ मान लो यहाँ पे 1000 दिया होता कि 100 और 1000 के बीच में निकालिए कितने 60 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो लास्ट का ये कैसे निकलता, तो जो भी है उसको 60 से आप डिवाइड दे दो, ठीक है। तो जब 60 से आप इसको डिवाइड दोगे तो कितना होगा, 61 जा 60, ये 400, 66 जा 360, कितना हो गया 40, 40 रिमाइंडर बच गया। तो 1000 में से जब आप 40 माइनस कर दोगे तो ये आएगा 960। तो ये जो 960 है ना, मतलब ये 60 से डिविजिबल है, ठीक है। तो लास्ट टर्म ये हो गया 960। लाइक इसमें अगर करना होता तो 500 को आप 60 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा 6 8 जा 480, ये 20 बच जाएगा, ठीक है। और जब 500 में से आप 20 माइनस करोगे तो 480 ही लास्ट टर्म आ जाएगा। तो इससे हमने लास्ट टर्म भी निकाल लिया, और लास्ट टर्म एक बार निकल गया तो इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल पता है, ए पता है, डी पता है, एन आ जाएगा, ठीक है। ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है कि एक मिक्सचर है 70 kg का जिसमें सैंड और सीमेंट है, ठीक है, 4:1 के रेशियो में। तो सैंड और सीमेंट जो है 4:1 के रेशियो में। तो जब भी रेशियो हो ना तो उस पर जब ऑपरेट करना हो, मतलब उसमें कुछ प्लस माइनस कुछ भी ऑपरेशन करना हो, तो उसमें हमेशा एक वेरिएबल ऐड कर दो, मतलब 4x/x मान लो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये रेशियो तो सेम ही ना क्योंकि x से कट जाएगा तो एंड में ये रेशियो सेम ही है, ठीक है। बट ये वेरिएबल ऐड होने से ये हो गया कि अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि इन दोनों का कंबाइंड वेट 70 kg है, 70 kg था, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको 4x प्लस x लिख सकते हैं 70। पहले हम लोग 4 + 1 = 70 नहीं लिख सकते थे, ठीक है। अब चूँकि वेरिएबल एक ऐड कर दिया है x अननोन, तो हम लोग उसको और नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 5x = 70, x आएगा 14, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि सैंड कितना था, सैंड था 14x, 14x कितना होगा 56, और सीमेंट था x 14, दोनों का सम 70 है, ठीक है। आगे बोल रहा है हाउ मच सैंड शुड बी एडेड। 56 kg ऑलरेडी सैंड है, कितना सैंड और ऐड करें। तो जो हमें निकालना है ना उसको x तो ऑलरेडी हम लोग मान चुके हैं, तो y मान लेते हैं, ठीक है, कि y अमाउंट y kg ऑफ सैंड जो हमने ऐड किया इसमें, ठीक है। हाउ मच सैंड शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ द सैंड एंड द सीमेंट बिकम 6:1। तो अब न्यू रेशियो जो होना चाहिए सैंड और सीमेंट का वो 6:1 होना चाहिए, ठीक है। तो या तो न्यू रेशियो ये होना चाहिए, और न्यू न्यू वाले रेशियो में सैंड कितना है, सैंड हमें ऐड करना है तो हमने y ऐड किया था, तो न्यू वाले रेशियो में सैंड था 56 + y, ठीक है। और
सीमेंट तो उतना ही है, पहले भी 14 केजी था, अब भी 14 केजी है, तो इसको हमने इक्वेट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 14 इक्वल टू 56 प्लस वाई, वाई हो जाएगा 14 इंटू सिक्स कितना होगा 70, 84, और ये माइनस 56, ये कितना हो जाएगा 28, ये 28 केजी। तो बेसिकली हम लोग अगर 56 केजी में 28 केजी सैंड और ऐड कर देते हैं तो उनका रेशियो 6:1 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। इसको क्रॉस चेक करना तो आप करके देख भी सकते हैं, 56 प्लस 28 करेंगे तो ये हो जाएगा 84, हो जाएगा 84 केजी, ठीक है। और ये सैंड हो जाएगा, और सीमेंट था हमारा 14 केजी, तो 84/14, ये 6 आ जाएगा, 6/1 इसको तो 6:1। तो ये हमने क्रॉस चेक करके भी देख लिया। तो मतलब कभी कंफ्यूजन हो एंड में आंसर निकालने के बाद कि सही है कि नहीं और टाइम बचा हो क्रॉस चेक करना है, तो ये करके भी हम देख सकते हैं। तो इससे इसका आंसर ये हो जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है शशि जो है loses 25% by selling oranges at the rate of 150 per dozen। यहाँ पे जो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये पर डजन जो लिखा है उसके वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या एक ऑरेंज का प्राइस निकालना पड़ेगा या फिर 12 ऑरेंज का प्राइस निकालूं, कैसे करूं, 12 से डिवाइड करूं या क्या करूं। तो इसके लिए मैं बता देता हूं कि चाहे एक ऑरेंज का प्राइस हो चाहे एक डजन का हो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज नहीं होगा क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होगा। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। अज्यूम करते हैं, ठीक है, ये उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, बस एक अजम्पशन है इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि आप एक ऑरेंज लेके क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर 12 ऑरेंज क्वेश्चन लेके सॉल्व करो, प्रॉफिट परसेंट ये सारा कुछ लॉस परसेंट सब सेम रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है, ठीक है, और वो उसको 20 रुपीज़ में बेच दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 माइनस 10, 10 हुआ, और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग जानते क्या होता है, एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। तो ये 20 माइनस 10/10 इंटू 100, ये 100%, 100% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इसी को हम लोग मान लेते हैं ये सेम प्राइस सब कुछ है और 12 ऑरेंजेस के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक डजन के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये 10 से 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 रुपया सी पी होगा, ये 12 से मल्टीप्लाई होगा 240 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और प्रॉफिट प्रॉफिट भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वो तो 120 हो जाएगा, और वैसे ही प्रॉफिट इसको करेंगे आप तो माइनस होगा तो 120 आएगा। अब इस केस में भी जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना है 240, कॉस्ट प्राइस है 120, कॉस्ट प्राइस था 120 इंटू 100, ठीक है। तो ये इसमें सब में अगर आप 12 कॉमन ले लो, ठीक है, 20 माइनस 10, 12 इंटू 10 इंटू 100, ये 12 ऊपर नीचे कट जाता है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, मतलब एक ऑरेंज के बदले हमने 12 ऑरेंज का निकाला, बट वो जो 12 था वो नंबर कट गया, वापस ये सेम इक्वेशन आ गया 20 माइनस 10/100, 20 माइनस 10/100 इंटू 100, तो ये फिर से 100% हो जाएगा। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ऑरेंज का लेके निकाले या एक दर्जन का निकाल के, परसेंटेज में वो चेंज नहीं आएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर आएगा और वो कट जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो इसमें बोल रहा है कि ठीक है, लॉस हुआ है 25% का, तो लॉस परसेंट हम लोग क्या होता है, लॉस हुआ है मतलब सीपी ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई सेलिंग प्राइस इंटू 100, और ये कितना है 25% है, और हमें इसमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 150 दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, ये 150 होगा, ये सेलिंग प्राइस, ये 100 इस साइड जाएगा तो ये 100 इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 4, ठीक है, सी पी इक्वल टू 4 सी पी माइनस
600 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस ये इधर जाएगा तो होगा -3 CP और ये -600, माइनस माइनस कट गया, ये 3 से 200 टाइम्स, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया ₹200। मतलब 200 के 12 ऑरेंजेस थे और उसको उसने 150 में बेचा था तो 25% लॉस हुआ था। अब पूछ रहा है एट व्हाट रेट शुड सी सेल देम टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ, अब 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो सिंपल है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस निकालना है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट अभी यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। इसमें अगर डाउट है प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी 68 और 69 वाले BPSC के पेपर में क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, तो वहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था इस फॉर्मूला के बारे में, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो प्रॉफिट परसेंट है 20%, 20%। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस है 200, ये 200 इंटू 100, ठीक है। ये 20/100 हो जाएगा, ये 100 इस साइड आएगा तो, ठीक है। सेलिंग प्राइस -200/200, ये 1/5 होगा, ये 5 कट जाएगा 40, तो सेलिंग प्राइस -200 इक्वल टू 40 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया ₹240, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पर डजन का था, हमने पर डजन का निकाला, बट इसका मेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एजेंडा ये था कि ये पता चल जाए कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 1 का दे या 12 का दे, कोई भी आप लेके निकालो तो वो परसेंटेज में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ओके, ये रोम्बस का क्वेश्चन है। शेप्स, जियोमेट्रिकल शेप्स, इन सब पे क्वेश्चन BPSC पूछते रहता है। 68 BPSC में भी एक क्वेश्चन था शेप्स को लेकर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, तो ये हमने उस टाइम भी हमने रोम्बस का प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं एंड में लगा दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हैं। ओके, सो ये सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जो रोम्बस का जो डायगोनल होता है, डायगोनल मतलब जो अपोजिट साइड, जो अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन कनेक्ट करता है उनको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। उनका एक है 10 सेंटीमीटर है, मतलब अगर ये मैं मान लूँ एक रोम्बस है तो ये 10 सेंटीमीटर है पूरा, और ये पूरा 24 सेंटीमीटर है, और हम लोग को पेरीमीटर निकालना है, मतलब इस पूरे का जो बाहर का जो लेंथ है, उनके साइड्स का सम का जो लेंथ है वो निकालना है, ठीक है। तो इससे पहले हमें रोम्बस का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो ये सारे रोम्बस के प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला तो ये होता है कि इनके चारों साइड जो होते हैं ना वो इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगा और ये साइड इसके पैरेलल होगा। तीसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल होगा, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी ये होता है कि जो डायगोनल्स हैं ये ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर मतलब ये जब एक दूसरे को जहाँ भी कट करेंगे वो 90 डिग्री पे कट करेंगे, तो ये 90 डिग्री होगा, वैसे ही ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। एक पॉइंट के अराउंड वैसे भी 360 डिग्री फॉर्म होता है, तो 90-90 होगा। और एक और प्रॉपर्टी ये है कि एडजेसेंट एंगल, मतलब साथ वाले जो एंगल होंगे वो उनका सम 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल बी और सी का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, सी और डी का सम 180 डिग्री होगा, वैसे ही डी और ए का सम 180 डिग्री होगा, और ए और बी का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज इसलिए बता दिया क्योंकि आगे हो सकता है किसी और प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ जाए रोम्बस के, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उन सब के प्रॉपर्टीज तो हमें जनरली पता होते हैं, रोम्बस का थोड़ा डिफरेंट है, तो ये बता दिया। तो इस क्वेश्चन में जो है ना, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये यूज होगा कैसे। तो अगर यहाँ ये डायगोनल है ए बी
ऐसे मानते ए बी सी डी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये पूरा लेंथ अगर ए बी डी जो है और 24 सेंटीमीटर है, ये मान लेते ओ पे कट कर रहा है, ठीक है। बी डी जो है 24 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। हमने ये देखा कि डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो ओ पॉइंट है जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मिल रहे हैं, ओ डी इक्वल टू ओ बी होगा, ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा, और ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा, ठीक है। तो ओ डी जो है, ओ डी ये बी डी पूरा कितना था, 24 सेंटीमीटर था, और ओ जो है इसको हाफ पार्ट में कर दिया, तो ओ डी कितना हो जाएगा, 24 का हाफ कितना हो जाएगा, 12, और वैसे ही ओ बी भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ओ सी जो है, जो दूसरा डायगोनल है, उसका पूरा लेंथ था 10 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 5, और वही लेंथ हो जाएगा ओ ए का, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ये रोम्बस है, ठीक है। इसमें हमें ओ सी ओ डी, ठीक है, ये लेंथ हमें पता है 12 सेंटीमीटर, ये लेंथ हमें पता है 5 सेंटीमीटर, और हमने ये भी देखा था कि ये डायगोनल जो होता है परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। और हमें पेरीमीटर निकालना है, मतलब सारे साइड्स का लेंथ निकालना है, और हमें पता है कि सारा जो साइड का लेंथ होता है इक्वल होता है। तो अगर हम कोई एक साइड का भी लेंथ अगर निकाल लें, तो उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सारे साइड का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर इस ट्राइंगल में हम लोग देखें, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्योंकि 90 डिग्री जहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ही। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये 5 मान लेते हैं, 5 स्क्वायर, बेस स्क्वायर ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, और हाइपोटेनस जो सी डी है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो सी डी यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये हो जाएगा 144, ये अंडर रूट 169, इसका 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का। तो एक साइड का लेंथ कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना हुआ 13 इंटू 4 कर देंगे तो 52 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ए 52 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। रिलेटिव मोशन मतलब जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में एक ट्रेन है, ठीक है, और डॉग है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मतलब दोनों मूव ही कर रहा है, ठीक है। तो सॉरी, ओके, सो इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन पढ़ लेता है। एक ट्रेन है, इसका लेंथ 140 मीटर है, ये इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा है एक डॉग है, कुत्ता है, जिसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। डॉग का यहाँ लेंथ नहीं दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे, एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। अगर दिया होता तो कुछ मानते हैं, बट नहीं दिया तो आप उसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि एक जगह यूनिट मीटर में है, एक जगह किलोमीटर पर आवर में है, और एक जगह सेकंड में है, तो फिर किस यूनिट में सॉल्व करें कि प्रॉब्लम ना हो। तो ये ध्यान रखिए, जब भी जिस भी यूनिट में आंसर हो ना, उस यूनिट में आप सॉल्व कीजिए तो बेटर रहेगा, डायरेक्ट वो आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली सी जी एस यूनिट है, मतलब मीटर, ग्राम, सेकेंड, ये वाला यूनिट है। तो हम लोग सबको जितने भी ये किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले कन्वर्जन का काम कर लेते हैं। तो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से
मल्टीप्लाई कर देना होता है तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 6 10 जा, ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन का ये स्पीड है। डॉग का स्पीड भी हो जाएगा, हम लोग इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 18 कट गया तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से आ गया, ठीक है। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इसमें ज़रूरत नहीं है बट मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, सो हमारा ट्रेन का स्पीड आ गया मीटर पर सेकेंड में और डॉग का स्पीड आ गया। अब आते हैं रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि इसमें ये पूछा है कि ट्रेन जो है कितने देर में डॉग को क्रॉस कर देगा। तो इसका सिंपलेस्ट वे ये होता है ना कि जब भी दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो तो एक ऑब्जेक्ट को आप स्टॉप कर दो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को आप मान लो कि वो रुका हुआ है, ठीक है, और जो मतलब स्लो है, दोनों में से एक फास्ट होगा एक स्लो होगा, तो जो स्लो है उसको मान लो कि वो रुका हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड निकाल लो, ठीक है। वो ऐसे जैसे कुत्ते का स्पीड, डॉग का जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड अगर हम स्पेस में स्पीड ऐड कर दें 5 मीटर पर सेकेंड तो ये रुक जाएगा, ठीक है। मतलब ये इमेजिनरी है कि अगर जिस डायरेक्शन में उसका जितना स्पीड है उसी डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन उतना ऐड कर दे तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो जो हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ किया है, इस डॉग के साथ किया है, यही ऑपरेशन हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ करना है। लाइक ट्रेन, ट्रेन का इस डायरेक्शन में कितना था 50/3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। हम लोग डॉग में पीछे डायरेक्शन में, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड ऐड किए थे तो इसमें भी 5 मीटर पर सेकेंड ट्रेन में भी ऐड कर देंगे। तो इसका तो स्पीड क्या हो गया था, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने इसको निगेटिव माने तो +5 -5 0। कुत्ते का स्पीड 0 पर मीटर पर सेकेंड हो गया जो हम लोग चाहते थे, ठीक है। तो बट ट्रेन का क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 50/3, इधर है पॉजिटिव है और निगेटिव है -5 है, तो ये हो जाएगा 50 - 15/3 यानी 35/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ये केस हो गया कि डॉग यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, और ट्रेन इसको क्रॉस कर रहा है 35/3 मीटर पर सेकेंड से, और ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 140 मीटर। तो ट्रेन जो है डॉग को कितने मिनट में क्रॉस करेगा। तो ये सिंपल वो क्वेश्चन बन गया जो हम लोग बनाते हैं कि ट्रेन जो है वो पोल को कितने मिनट में क्रॉस करेगा, या स्टैंडिंग कोई पर्सन है उसको कितने मिनट में टाइम में क्रॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करना था, एक को आप स्टॉप करोगे उसके बाद वो सिंपल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल हो गया डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है वो फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। और ट्रेन को, अगर ये स्टेशनरी पॉइंट है डॉग, तो ट्रेन को इसको क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जो ट्रेन का लेंथ है यानी 140 मीटर, ठीक है। स्पीड ट्रेन का कितना है 35/3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें निकालना है, इसको टी मान लेते हैं। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 140 × 3/35, ये 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 7 20 जा 5 4 4 3 12 सेकेंड, ठीक है। तो 12 सेकेंड में जो ट्रेन है वो डॉग को क्रॉस कर देगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, ये आप एक बार और देख लीजिएगा। ये थोड़ा मतलब शुरू में हो सकता है समझने में दिक्कत हो, बट आप एक दो बार वीडियो देखने से समझ आ जाएगा, और अगर ना आए तो आप कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके।